जय हिंद एवरीवन। हम लोग चालू करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। कोशिश करेंगे इसको 2 लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे क्योंकि है बड़ा चैप्टर। बट अब एग्जाम जैसे जैसे पास आ रही है तो हमको भी अपनी पढ़ाई थोड़ा स्मार्टली करना है, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में सबसे पहले हमको देखना है कि क्या क्या होते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नंबर 6 पर आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? अभी मैं बता रहा हूं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए कार्बन है तो इसके अंदर पे अब जितने भी होंगे ना प्रोटॉन से अपने को मतलब नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन बनाते तो इसकी फर्स्ट शेल में आते 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी सेकेंड शेल में आते 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्यों ऐसे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एलिमेंट या न्यूट्रल एटम। तो ये कार्बन का एक तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है। यूजुअली आपने देखा होगा क्या क्या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं। डोनेट या रिसीव का क्या मतलब है? आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हमने देखे थे क्या, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं मतलब दिए जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं लिए जाते हैं नॉन मेटल के द्वारा। बट कार्बन दोनों ही केस में अनेबल है। क्यों? कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4- बना सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन देके 4+ बना सकता। क्यों? कार्बन एक बहुत बीच की स्टेट में जहां पे क्या होता है, एनर्जी का लेन देन ज्यादा अमाउंट में नहीं हो सकता। सपोज करिए इसको ऐसे एग्जांपल समझिए, आप क्लास में हैं, अब आपको ना तो पूरा आता है ना तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आपको बीच में आता है, तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे ना। आप ऐसे तो नहीं कि आप ज्ञान देंगे किसी को जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है, या आप ऐसा भी नहीं कि आपके पास कोई टॉपर के पास बैठेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाफ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? खुद से पढ़ाई करेंगे ना। या ऐसा कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ बैठे साथ में पढ़ाई करें, है ना। दोनों केस आपके लिए कैसे रहेंगे? थोड़े से अनइमेजिनेबल रहेंगे। सेम चीज होती है कार्बन के साथ। क्या कि एनर्जी का इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो जाता है जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो रिसीव कर पाता है ना तो डोनेट कर पाता है। तो ये क्या करता है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है कोवैलेंसी का। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवैलेंसी का मतलब होता है साथ में वैलेंसी को, ठीक है। आपने सुने होंगे कॉर्पोरेशन, कोऑर्पोरेशन। और को का मतलब क्या है? जब कोई चीज साथ में होती है तब उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन, या को से उसका जो स्टार्टिंग है वर्ड वो चालू होता है सीओ, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन क्या करता है नॉन मेटल्स के साथ, बेसिकली नॉन मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर करता है इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, भाई वो तेरा भी इलेक्ट्रॉन है और वो मेरा भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। कैसे? ध्यान समझना। सपोज करिए कार्बन है, कार्बन को बॉन्ड बनाना है, इसके मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए अभी, है ना। मैं आगे चलता हूँ। अब इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल दैट इज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब क्या करेगा ये? एक हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। हाइड्रोजन को कितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन बोलेगा भाई ठीक है तू मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। दे दे बोले तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी है। ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी है। इसका मतलब क्या क्या है? इसका मतलब ये है कि एवरी इलेक्ट्रॉन दैट इज बीन यूज्ड इन द कोवैलेंसी इज शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान समझो, इसको मैं थोड़ा यहाँ बड़ा बना दे रहा हूँ। कार्बन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये। अभी हाइड्रोजन ने बोला भाई एक काम कर तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। दूसरा हाइड्रोजन ने भी सेम यही किया, तीसरा हाइड्रोजन ने भी सेम यही किया, और चौथे हाइड्रोजन ने भी सेम यही किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अभी देखिए ध्यान से, है ना। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई क्योंकि हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल होती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन से अपनी पूरी शेल भर सकता है। पर कार्बन के साथ ऐसा नहीं, कार्बन नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्या करेगा ये कार्बन? ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके बोलेगा भाई एक काम करो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे। दोस्ती में क्या होता है? दोस्ती में यही तो होता है भाई, जो तेरा वो मेरा। समझ में आया कि नहीं आया? तेरा फोन मतलब मेरा फोन, मेरा फोन मतलब तेरा फोन, सेम यही चीज है, ठीक है। कार्बन ऐसे बॉन्डिंग बनाता है। ये कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए कार्बन की कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। कार्बन कोवैलेंसी ही बनाएगा। अब कार्बन की कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है, ध्यान समझना। एलोट्रॉप्स, अच्छा मैं बताना तो नहीं चाहता था क्योंकि मतलब थोड़ा मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं, पर मैं आपको बता ही देता हूं। क्या था ना, ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं ये एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ठीक है ना। एक बेस है, एक नींव है, जो भी साइंस लेने वाले 11th 12th में आगे चल के तो उनके लिए एक बेस है।
कि आप ये आज पढ़िए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और वो आपको आगे चल के इवॉल्व होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जब आप अभी चैप्टर के अंदर जाएंगे फंक्शनल ग्रुप में 5 हेडिंग देखेंगे, हेलो एल्केन, ठीक है, उसके बाद एल्कोहल्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीटोन, एसीटोन बोलता हूँ, कीटोन, एल्डिहाइड्स। तो एक हेडिंग आपको है वो 12th में जाके पूरा एक चैप्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आज की आपकी एक बेसिक सी नींव है, ठीक है ना। अब मैंने क्यों बताया, कुछ रीजन है इसके कारण। देखो, तो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना इस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में 99% जो कंपाउंड्स है कार्बन के। यूनिवर्स छोड़ दो, वर्ल्ड की बात करो, ठीक है ना। यूनिवर्स अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया तो मैं उस पर नहीं जाता। 99% जो, मतलब यार 95 मान लो, जितने भी परसेंटेज, जितने भी आप अपने आजू बाजू देख रहे हो, सब कुछ ऑर्गेनिक है। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर ही आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, घर में पेंट करवाते हो, पेंट वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पेंट की जो लेयर बनी है ना, ये आपने सुने होंगे आजकल विनाइल टेक्नोलॉजी वाले पेंट आ रहे हैं जिसमें पानी डालो तो पानी लगता नहीं है ना, दीवार खराब नहीं होती। वो विनाइल क्या है? विनाइल एक ये कार्बोकैटायन होता है, कार्बन से ही बनता है, ठीक है। आपके अंदर कार्बन है, आपको मतलब जब बोलते हैं ना पंचतत्व में विलीन हो जाती है बॉडी, पंचतत्व में विलीन का मतलब क्या है? जब भी डेथ होती है या तो जमीन में गड़ा देते हैं, या तो कुछ रिलीजन में जला देते हैं, नहीं तो कुछ, मतलब सबके अपने अपने मान्यताएं हैं। तो क्या होता है उसका, क्या मतलब है उसका? यही मतलब है कि वो जितने भी एलिमेंट है वो आपस से जमीन में चले जाए। तो अपनी बॉडी में एलिमेंट कौन कौन से? कार्बन है। क्यों? क्योंकि अगर एक डेड बॉडी को रख दिया जाए तो उससे CO2 इमिट होगी। या अगर अभी भी हम लोग लिविंग में ही देखें तो हम लोग क्या इमिट कर रहे हैं? CO2 इमिट कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर कहीं कार्बन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि CO2 इज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो मैं आपको बता दूं कि आप मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिक होता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर ऑर्गेनिक कैसे बोल रहा हूँ मैं? ऑर्गेनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डेराइव होता है ग्लूकोज से। लाइफ प्रोसेस में आपने देखे थे, ग्लूकोज इज द एनर्जी करेंसी, एटीपी होती है एनर्जी करेंसी। तो पर ग्लूकोज पहले जाता है बॉडी के अंदर, पहले डाइजेस्ट होता है ना, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, फिर वो जो भी है ना ग्लाइकोजन वगैरह फॉर्म में जाता है, फिर एटीपी में जाके वो 38 एटीपी निकलते हैं। समझ में आएगी नहीं? एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज बेसिकली, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। और बताता हूँ, ये तो हो गया बॉडी का। जैसे टिश्यू के अंदर जितने भी आपके आपने सुने होंगे जो सॉल्ट्स भी होते हैं कुछ टाइप के। सॉल्ट्स तो छोड़ दो, सॉल्ट्स पूरे इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। मोस्टली सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक होते हैं। पर जो RNA DNA सुने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोस शुगर, ये जितनी भी है ना, ये सब कार्बन से बनी है। कार्बन नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते, कार्बन नहीं होता तो लकड़ियां नहीं होती। लकड़ियां समझते हो? वुड, ये सब नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये मार्कर कार्बन से बना। आप बोलोगे तो प्लास्टिक से बना, तो भाई प्लास्टिक कार्बन से ही बना। आप बोलते पॉलीथीन, इथीन क्या? अभी हम आगे पढ़ेंगे इथीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या है ये? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, कार्बन से बना है, ठीक है। जितने भी पाइप वगैरह दिख, तो आपके मन में कार्बन बोलो तो एक इमेज आती होगी बहुत काला कोयला जैसे, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। क्या है मालूम? केमिकल नेचर सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर नहीं, फिजिकल नेचर सबके अलग अलग हो सकते हैं, केमिकल नेचर सबके सेम रहते हैं। इसका मतलब क्या है? सबको जलाऊंगा, लकड़ी भी जलाऊंगा, मार्कर भी जलाऊंगा, पेपर भी जलाऊंगा, और अगर किसी की बॉडी भी जला रहा हूं तो CO2 गैस रिलीज होगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आएगी नहीं है? पर मार्कर तो जलने के पहले गोरा सा था, पेपर तो और वाइट था, ठीक है, लकड़ी तो एक ब्राउन कलर की थी, और इंसान का तो कलर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो रहा है, कलर सबके शुरू में अलग अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लकड़ी में ऐसे हाथ मार दूंगा तो हाथ टूट जाएगा, कभी कभी लकड़ी नहीं टूटेगी। उसके बाद प्लास्टिक को ऐसे करूंगा तो टूटेगा नहीं, बेंड हो जाएगा। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जलने के बाद सब एक हो जा रहे हैं, मतलब सबके अंदर कार्बन तो है, ठीक है। तो एक बेसिक सा उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब ध्यान समझना, एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप होते हैं प्योर कार्बन के डिफरेंट फॉर्म। प्योर कार्बन के 3 डिफरेंट फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस, या फ्लोरेंस भी बोलते हैं उसको। पहला होता है डायमंड, DIAMOND, ठीक है, डायमंड। दूसरा होता है ग्रेफाइट। अब देखो, ये चीज एक ही से बनी है कार्बन से, पर इनके तीनों की जो बनावट है, केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे है ना, नॉर्मली बता दूंगा। अगर हो सके तो मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगा इसके साथ। जो डायमंड होता है, डायमंड क्या करता है? डायमंड जो होता है, पहले तो ज्वेलरी में काम आता है। तो ज्वेलरी में क्यों काम आता है? ज्वेलरी में इसीलिए काम आता है क्योंकि जो डायमंड होता है वो बहुत धीरे धीरे खराब होता है। धीरे धीरे खराब होने का क्या मतलब है?
वो एक दिन में खराब नहीं होता, ऐसा लगता है वो इनर्ट है। समझ आया कि नहीं आया? और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, गोल्ड में कि डायमंड में, तो मैं बोलूंगा कि भाई डायमंड में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायमंड समय के साथ खराब होता है ना। आपने एक लाइन सुने होगे कि हीरा है सदा के लिए, ठीक है। पता नहीं कोई ज्वेलरी का ऐड आता था बहुत पहले, मेरे घर से टीवी हट गई है, ठीक है ना, 6-7 साल पहले मैंने सुना था डायमंड है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हीरा खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि कार्बन जो रहता है ना उसमें, प्योर कार्बन, वो भी धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बन बन के उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उसके कैरेट खराब होते जाते हैं। कैरेट बोले तो जितना ज्यादा कैरेट उतना अच्छे कैरेट का हीरा, पर धीरे धीरे समय के साथ उसके कैरेट भी डिग्रेड होते जाते हैं। समझ आया कि नहीं? आजकल तो आर्टिफिशियल डायमंड आ गए, लैब में जनरेट होते हैं डायमंड, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हीट एंड आर्टिफिशियल प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आते हैं हम डायमंड पे। डायमंड पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर मैं डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहूँ तो भाई पॉसिबल नहीं होगी। एक और चीज, अगर मैं डायमंड को जला देता हूँ, अब बोलोगे भाई डायमंड जलता है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल डायमंड जलेगा। एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ कार्बन विल गेट बर्न्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दूं, अगर मैं डायमंड को जलाऊं तो CO2 रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी मैं बताता हूँ। उसका एक यूट्यूब में एक वीडियो भी डला हुआ है, आप जाके देखेंगे ना, डायमंड बर्निंग, ठीक है, डायमंड का वेपोराइजेशन, आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा। उसमें क्या करता है मैं बता दे रहा हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लेता है, उसके अंदर डायमंड रखता है बहुत सारे, और उसके अंदर ऑक्सीजन पास करवाता है। ऑक्सीजन क्यों पास करवाता है? क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू बर्न। समझ में आया कि नहीं आया? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। नीचे से ब्लो टॉर्च मारता है उसमें, तो क्या होता है, धीरे 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 डायमंड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पर समय के साथ पूरे डायमंड रेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन पास हो रही है और पूरे वेपोराइज हो जाता है, राख भी नहीं बचती। राख समझते हो? राख लेफ्ट आउट जो मटेरियल होता है डार्क ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का, नहीं बचता। क्यों? पूरा का पूरा वेपोराइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये होता है क्या जब डायमंड को जलाए। इतना नहीं है, बस आपको इतना है कि व्हाट आर दी एलोट्रॉप्स ऑफ क्या नाम से कार्बन, तो आप क्या लिखेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, बर्कमिस्टर फ्लोरेंस। डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस, क्लियर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? 2.5 समथिंग होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज द हाईएस्ट, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखना वो लेंथ वाले चैप्टर में। उसके बाद आते हैं ग्रेफाइट पे, तो भाई ग्रेफाइट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। डायमंड जितना साफ था, जितना कठोर था, ग्रेफाइट उतना ही ल्यूब्रिकेंट होता है और एकदम काला सा होता है ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड देखो, वो जो बीच की होती है, पेंसिल की लीड होती है काय की? ग्रेफाइट की। अच्छा आप बोलोगे प्योर ग्रेफाइट है, मैं बोलूंगा नहीं, वो प्योर ग्रेफाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेंसिल की लीड में क्ले और ग्रेफाइट मिला हुआ आता है, मिक्स फॉर्म में आता है। पर जो ग्रेफाइट होता है ना, अगर प्योर ग्रेफाइट देखें, वो एकदम फ्लूइड होता है। फ्लूइड बोले तो कैसे? एकदम डेंस फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब पानी के जैसे, पर पानी के जैसे एकदम आसानी से बहने वाला नहीं, थोड़ा सा कैसा बोल सकते हैं उसको, थोड़ा हनी टाइप का। हनी समझते हो? हनी, हनी बोले तो शहद, एकदम जो गाढ़ा सा, तो ऐसी ग्रेफाइट भी होता है। उसको क्ले में मिला देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है ना, पेंसिल के नाम पे। अब ध्यान समझना, पेंसिल में क्या होती है, लीड में। वुड में तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लीड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कंडक्शन क्यों आया है, ठीक है ना। अभी कंडक्शन ग्रेफाइट में क्यों आया, डायमंड में क्यों नहीं। एक और चीज, जो ग्रेफाइट होता है ना, वो कभी कभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अपनी कंडक्टिविटी के कारण कुछ कुछ कंपोनेंट बनाने के काम आता है। जैसे कि मोटर के अंदर कार्बन ब्रशेस जो होते हैं, अब कार्बन मींस इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ आई से कार्बन, देन कार्बन इज अ नॉन कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। क्यों कार्बन बैड कंडक्टर है? कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड और एनी जो भी तुम चीज देख रहे हो इस यूनिवर्स में, मैं 99% की बात कर रहा हूँ, मोस्टली चीजों की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So saying that carbon is a good conductor will be wrong. Only graphite is a good conductor. कार्बन की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो समझ आया कि नहीं है? तो आंसर लिखते टाइम बी प्रिसाइज, ठीक है। अब ध्यान समझना, जो डायमंड होता है, केमिकल इसके उस पे देखते हैं स्ट्रक्चर में, तो कार्बन के जो चार, कार्बन जो होता है उसके चारों जो बॉन्ड रहते हैं, एक कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, ठीक है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन। तो दे आर अटैच विद अदर 4 कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक कार्बन के जो बॉन्डिंग रहेगी वो बाकी के 4 कार्बनों से रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? घर वाले बोलते हैं कि दोस्ती अच्छी बनाओ, समझ में आया, इसीलिए बोलते हैं। तो कार्बन ने जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो डायमंड बना दिया, हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक और मैं ऑफ ट्रैक जाके क्वेश्चन पूछता हूँ, इस यूनिवर्स में ज्यादा प्रीशियस क्या है? यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डायमंड है कि लकड़ी है, वुड? तो आप क्या बोलेंगे? मोस्टली बच्चे डायमंड बोलेंगे। मैं बता दूं,
डायमंड हर दूसरे प्लेनेट, हर तीसरे प्लेनेट में मिलता है। एवरी सेकंड और थर्ड प्लेनेट कंटेन्स रेन्स ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड की बारिश होती है। समझ में आई? यूरेनस और नेपच्यून में भी होती है, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी एक में होती है। पर डायमंड प्रीशियस नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो लकड़ी, ये जो वुड है ना, वुड वुड के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपके प्लेनेट में पानी होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल के लिए एक एटम होना चाहिए मैग्नीशियम का, क्योंकि क्लोरोफिल का जब आप फॉर्मूला देखेंगे ना तो आपको एक एटम मिलेगा मैग्नीशियम का, ठीक है ना। उसके बाद सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट। उसके बाद प्लेनेट हैबिटेबल जोन में होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। प्लांट पूरा डेवलप्ड होना चाहिए, तब जाके तो क्लोरोफिल आएगा, तब जाके लकड़ी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लाइफ एग्जिस्ट करना अपने आप में बहुत रेयर इवेंट हो गया, तो ये सब मेरे को चीजें गिनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए डायमंड क्या होता है, डायमंड इज नॉट मोर प्रीशियस देन वुड। बट हमको महत्व समझ में नहीं आता। अच्छा, मेरा ये बताने का ये पर्पस नहीं है कि आपकी माइंड वॉश करना। अभी तुम कच्ची उम्र में हो, 16 साल 15 साल इज कंसिडर्ड टू बी ए कच्ची उम्र। अगर अभी अकल आ जाती है ना, तो बड़े होके तुम लोग ऐसे पेड़ नहीं काटोगे। मैंने कुछ लोगों को देखा हूँ, मजे के लिए फूल तोड़ लेते हैं, पेड़ काटते हैं, सब ऐसा नहीं करोगे, ठीक है ना। तुम लोग छोटा सा पौधा रहता है, ऐसे पैर से ऐसे कुचल देते हैं जस्ट फॉर फन। ऐसा सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान समझना। अब मैं आता हूँ ग्रेफाइट पे। डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अगर इसको पूरा कंटिन्यू करोगे तो समझ में आएगा कि एक कार्बन पे खत्म होगा कहीं ना कहीं ये जाके। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसकी जो एज रहेगी वो एक एटम तक की एज रहेगी। डायमंड को ग्लास कटिंग में क्यों यूज करते हैं, बस यही रीजन है, क्यों डायमंड के जो एज रहते हैं वो इतने शार्प रहते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो भाई जो मैं आपको एक और चीज बताऊं। अब आप बोलोगे भैया तूने कार्बन को ऐसा सीधा सीधा क्यों नहीं बनाया, ऐसे फ्लैट। भाई देखो, जो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड बनते हैं ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट के बनते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट्स, दिस मिनट इज द यूनिट ऑफ एंगल। तो ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है, जैसे आपने घर के पंखे देखे, पंखा बोले तो फैन। फैन में आपने देखे होंगे कि जो ब्लेड्स रहती हैं कैसी रहती हैं। अगर आप एक ब्लेड सिलेक्ट करो, पंखा चला दो, एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट मार्क्ड, तो यू विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट वाली ब्लेड जो आपने पहले सिलेक्ट करके रखे थे। समझ में आया कि नहीं आया? सेम चीज कार्बन के साथ होती है। इसके बॉन्डिंग ऐसे होते हैं 3D स्पेस में। मतलब जैसे सपोज करो, अभी तो ढक्कन अलग अलग है, ये ऊपर से ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी सेम है, ऐसे कर दूं तो भी सेम है, ऐसे कर दूं तो भी सेम है। तो ये 3D स्पेस में पूरा एक जैसे बनाने के लिए क्या होता है, ये ऐसे शेप में होता है, रियल में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? चल, तो ऐसा शेप बनाना भाई कन्वीनियंट तो है पर पॉसिबल नहीं है। कन्वीनियंट है बोले तो आपके लिए आसानी जाएगी, यहाँ कितना एडजस्ट कर करके बनाओगे, तो ऐसा शीट के फॉर्म में बना दो। मेरे दिमाग में भी डाउट आता था, बट फिर क्लैरिफाई हो गया। अब देखो ग्रेफाइट पे आते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज अ कंपाउंड इन विच अ कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन। 3 अदर कार्बन का मतलब क्या है? एक कार्बन रहेगा, 3 कार्बनों से जुड़ा रहेगा। एक कार्बन रहेगा, 3 कार्बनों से जुड़ा रहेगा। सपोज सपोज क्या, सही में देखो ध्यान से, ये एक शीट मैंने बना दिया कार्बन की, जिसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे भैया 3 क्यों? अभी तो आपने बताया था 4 वैलेंसी बनाता है। बिल्कुल बनाता है भाई, यहाँ पे 3 बना है इसी कारण तो कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है 2D वाली। ये इनकी एक 2D शीट होती है। व्हाट डू मीन बाय 2D शीट? लाइक अ पेपर। पेपर देखे हो? पेपर का एक साइड जो होता है ना, पेपर इज अ 3D ऑब्जेक्ट। अब लोग बोलेंगे भाई ये पेपर तो 2D बताएं। भाई पेपर में विड्थ होती है, मैथमेटिकली देखे तो विड्थ होती है। अगर आप बोलो नहीं भैया होती नहीं, हाइट तो होती नहीं, पेपर इतना पतला होता है। पेपर अगर पतला होता तो 400 पेज की कॉपी इतनी मोटी नहीं आती मेरे भाई। तो पेपर इज अ 3D ऑब्जेक्ट। पर पेपर के अगर मैं एक फेस की बात करूं, सिर्फ ऊपर वाला, वो तो 2D है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई एक फेस देख पेपर का, तो वो 2D ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो सेम चीज ये भी होती है, ऐसी लाइन से होती है। लाइन से बोले तो ऐसी एक ऐसे फेज में होती है, एकदम सीधी 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 सीधी। मतलब इसके पास सिर्फ विड्थ है और हाइट है, सॉरी विड्थ और लेंथ है, हाइट नहीं है। जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत गुड ल्यूब्रिकेंट होता है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब क्या है? मशीनरीज में आप देखते होंगे कि जो गाड़ियों में जो ऑयल डलता होगा या जो साइकिल में जो ऑयल डलता होगा, वो नॉर्मल ऑयल नहीं होता, ठीक है, वो लुब्रिकेंट वाला ऑयल होता है। तो हैवी मशीनरीज में ग्रेफाइट के ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है ना, ग्रेफाइट डालते हैं ताकि कंडक्टिविटी भी बनी रहे और ल्यूब्रिकेशन भी हो जाए सही से। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे, अ कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब एक कार्बन वेकेंट रह गया, सबका एक एक कार्बन वेकेंट है। What do you mean by conduction of electricity? The moving of free electrons is known as
क्या रिजल्ट्स इन दी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मूव होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, सामने वाले कार्बन पे जाते जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यही रीजन है इसका। अगर आपसे पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप आंसर लिख ही दोगे, मेरे को आपसे उम्मीद है। समझ आया कि नहीं आया, तो मैंने आपको एलोट्रॉप्स कवर करवा दिया। अब इसमें है बकमिंस्टर फ्यूलरेंस, तो ध्यान समझना, कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कार्बन 60 होता है, क्या होता है, कार्बन 60 होता है, C60, जिसपे रिसर्च चल रही है, और ये फुटबॉल शेप का होता है। कार्बन 60 होता है, ये भी प्योर कार्बन का होता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, एलोट्रॉप सिर्फ कार्बन में नहीं होते, सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर, ठीक है ना, और दुनिया भर के। तो भाई इस दुनिया में बाकी कंपाउंड्स के भी क्या है, बाकी कंपाउंड्स के भी एलोट्रॉप है, जरूरी नहीं है सबके होंगे, पर हाँ कुछ कुछ एलिमेंट्स के होते हैं, जिनमें से कार्बन भी एक है। समझ गए। चलो, तो C60 होता है, कैसे होता है, पेंटागन और हेक्सागन आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे सपोज करो एक फुटबॉल है, तो पेंटागन, पेंटागन समझते हो, जो जीके वीके पढ़ता होगा उसको यूएस की पेंटागन बिल्डिंग के बारे में भी मालूम होगा। ऐसे ऐसे पेंटागन और हेक्सागन होते हैं। ये मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे करके ऐसे पूरा एक फुटबॉल के शेप में बनता है, ठीक है ना, पेंटागन एंड हेक्सागन। कार्बन 60 होता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसको भी जलाओगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी, और इस पर भी रिसर्च चल रही है, ठीक है ना। चलो, तो ये 3 एलोट्रॉप थे, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, और मैंने फिर भी कोशिश कर दी। ऐसे हनीकॉम्ब देखे हो, मधुमक्खी का छत्ता, वैसे इमेजिन कर लेना। अरे बंद होता है, कार्बन 60 ही होते हैं, मतलब 60 कार्बन ही होंगे उसके अंदर। समझ आया कि नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे, यूजेस ऑफ डायमंड आपको मालूम होगा, ग्रेफाइट के यूजेस मैंने बता दिया, और फ्लोरेंस का कोई यूज नहीं है, आपको इतना आगे का नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं किसकी तरफ, थोड़ा सा आईयूपीएसी की तरफ। ये क्या है आईयूपीएसी, ध्यान समझना। अब ये जो आपके दिमाग में आया होगा कि अभी तक अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम क्लोराइड, KCl, KI, NaNO2, NaNO3, BaCl2, BaSO4, है ना, इनके नाम दे कौन रहा है, तो भाई इनके नाम दे रहा है एक आईयूपीएसी नाम का संस्थान है, आईयूपैक भी बोलते कुछ लोग, आईयूपीएसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये लोग भाई, ये एक ऐसी बॉडी है जो नाम डिसाइड करती है। अब बोलोगे भैया यही क्यों, तो देखो भाई, तुम्हारा नाम कौन ने डिसाइड किया, तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा नाम है वही होगा, कौन बताया, तो तुम बोलोगे पापा ने या मम्मी ने या दादा ने। अब मैं बोलूंगा उन्हीं ने क्यों बताया, मैंने क्यों नहीं बताया, तुम बोलोगे कैसा पागल आदमी। तो भाई ये सवाल का आंसर था, ठीक है, यही सवाल का आंसर था। अगर आपके दिमाग में आ रहा है इसी ने नाम क्यों बनाया, तो समझ गए ना तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने वाले हैं। अब ये आईयूपीएसी ने क्या किया, नॉमेनक्लेचर किया। जैसे नामकरण बोलते हैं ना, नामकरण, आप जब बचपन में थे, जब आपका कोई नाम नहीं रखा गया था, जब सब आपको ये गोलू मोलू छोटू टकलू ऐसे करके बुलाते थे, जब आपका कोई फिक्स नाम नहीं था। अभी आपके घर में बच्चे होंगे, ठीक है, मौसा चाची ऐसे बच्चे बच्चे होंगे किसी के, तो देखना उनको जब नाम नहीं करण होता है शुरू में, तो ऐसे किसी भी नाम से बुला लेते हैं, ठीक है ना, गोलू मोलू छोटू बबलू कुछ भी। तो आईयूपीएसी ने बोला ये ऑर्गेनाइजेशन भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कितनों के नाम हम ऐसे देंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, जिनके नाम देना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। अगर अपन लोग नाम देना भी चाहें तो भाई अपने पास नाम कम पड़ जाएंगे, कंपाउंड तो भाई इतने सारे। ये जो मार्कर की इंक है ना, इसमें भी कार्बन कंपाउंड है, जाइलिन होती है, जाइलिन। जाइलिन क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ, कार्बन 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 कार्बन, ये बेंजीन रिंग बन जाती है, यहाँ पे एक CH3 लग जाता है, यहाँ पे एक CH3 लग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स है ना इस दुनिया में कि नाम खत्म हो जाएंगे और कंपाउंड खत्म नहीं होंगे। आईयूपीएसी ने बोला कि भाई नॉमेनक्लेचर का एक तरीका ढूंढते हैं, नामकरण का एक तरीका ढूंढते हो, तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा किस पे, हाइड्रोकार्बन पे, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन पे। ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एज इट्स नेम सजेस्ट्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना।
अब ये होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें भाई सेचुरेशन की स्टेट है। सेचुरेशन की स्टेट का मतलब क्या है? मैंने आपको 9th क्लास वैसे पढ़ाया नहीं, मेरी है ना प्लेलिस्ट नहीं 9th क्लास की। सेचुरेशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे कुछ और उसमें ना ऐड किया जा सके, मतलब नथिंग कैन बी एडेड मोर, या कुछ भी उसमें डाला ना जा सके। आपने इंग्लिश मूवीज अगर देखते होंगे तो वहां पे ऐसे डायलॉग सुने होंगे, माई माइंड इज सेचुरेटेड, ठीक है ना, प्लीज गिव मी सम रेस्ट। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? सेचुरेशन का मतलब ये होता है, सेचुरेशन का मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें दिमाग में कुछ भी ना जा सके, आपका दिमाग पूरा फुल हो जाए, है ना। स्कूल में अगर गेम्स पीरियड ना मिले तो आप 8 पीरियड तक बैठे हैं, ठीक है ना, मैथ्स वाले टीचर आ रहे हैं पढ़ा के जा रहे हैं, इंग्लिश वाली मैडम आ रही है, बिल्कुल कोई गैप नहीं मिल रहा है, लंच मिल रहा है, लंच में भी बोले 20 मिनट में जल्दी लंच करो, क्योंकि 10th वाले एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्कूल में अगर सिलेबस लेट चल रहा होगा तो आपके स्कूल में भी यही 20 मिनट में लंच करो, मैथ्स वाले सर वापस आएंगे दोबारा पढ़ाने। तो तुमको कैसा लगता होगा? बिल्कुल एकदम ऐसा लगता होगा कि यार भाई ये ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन क्या करे भाई इनका, है ना। सेम चीज होती है, ठीक है ना, वही है सेचुरेशन ऑफ माइंड कार्बन के साथ। क्या? जब पूरे के पूरे बॉन्ड क्या हो जाए, फिलअप हो जाए और उसमें नो मोर प्लेस इज लेफ्ट टू ऐड एनी वैलेंसी, देन दैट कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंडीशन। और ये होते हैं एल्केन्स। क्या होते हैं ये? एल्कीन्स। इनको डिनोट किया जाता है एन्स से। आपने इंग्लिश के अंदर सुने होंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होते हैं? जो शुरू में लगते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो शुरू में लगते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं? जो बाद में लगते हैं। तो भाई ये जो सफिक्स है ना, सफिक्स एन्स, ANES, ये डिनोट करते हैं कि दैट हाइड्रोकार्बन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ आया कि नहीं आया? और ये जो एल्क होते हैं ये होते हैं रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के होते हैं, मतलब इनमें ऐसा है कि इनके अंदर अभी और चीजें ऐड की जा सकती हैं। एक होते हैं एल्कीन्स, इनके आखिरी में ध्यान देना ईन्स है, और एक होते हैं एल्काइंस, इनके आखिरी में YNES है। अब ध्यान देना, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एंड कार्बन का, इसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं एल्केन्स। समझ आया कि नहीं आया? दे आर कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्केन्स, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एल्केन्स के अंदर जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये क्या है अभी मैं बताऊंगा, पर पहले आप ये ध्यान दीजिए। उसके बाद एल्कीन्स के अंदर देखेंगे जनरल फॉर्मूला, तो क्या आएगा एल्कीन्स के अंदर? CnH2n, और एल्काइंस के अंदर आता है CnH2n-2। जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे, सिर्फ कार्बन एंड कार्बन के ही डबल बॉन्ड होंगे। अगर मैं बोलूंगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्कीन्स। अगर मैं बोलूंगा कार्बन सल्फर का डबल बॉन्ड, इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्कीन। समझ आया कि नहीं आया? अब आते हैं एल्काइंस पे। एल्काइंस क्या होते हैं? कार्बन एंड कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड को मैं अगर ब्रेक डाउन कर दूं और कुछ ऐड कराना चाहूं, इज इट पॉसिबल टू ऐड? यस इट इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। सिर्फ रटना नहीं है, नाम का मतलब मालूम होना चाहिए क्यों हम इसको ये नाम से बुलाते हैं। समझ आया कि नहीं है? अब ध्यान समझना, ये तो हो गया इतना। अब देखो ऐसा क्यों होता है मैथमेटिकली। मैथ्स वैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट फिर भी हम देखना चाहें तो देखो, मैं सपोज करो ये कार्बन ले रहा हूं और इसकी 4 वैलेंसी, आपको मालूम है कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई इज कार्बन कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी मच एंड व्हाई कार्बन मेक अ वेरिड अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, या अ वेरिड कंपाउंड्स। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट इज टेट्रावैलेंसी, कार्बन इज एबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। दूसरा है केटेनेशन। केटेनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन जो रहता है वो सेल्फ लिंकेज शो करता है। सेल्फ लिंकेज मतलब आपस में जुड़ जाता है, आपस में 100 चेन तक जुड़ जाता है कार्बन, दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, कार्बन की 4 वैलेंसी, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहूं तो भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आएगा? C1H4, ठीक है ना, ये आया फॉर्मूला। अब ध्यान समझना, C1 ऐसा कभी नहीं लिखते, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाए, कार्बन लगाया और यहाँ पे 3 इसके और हाइड्रोजन डाल दिया, क्योंकि अभी मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सिंगल बॉन्ड। तो ये आएगा C2H, अगर मैं काउंट करूँ तो 3 3 6, C2H6। समझ आया कि नहीं आया? चल एक और हटा दिया, और मैंने क्या किया, कार्बन, आप हिट एंड ट्रायल करते होंगे ना मैथ्स के अंदर,
पॉलिनोमियल के अंदर होगा, हिट एंड ट्रायल आप रख के देखते होंगे, 0 आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी आप करके देखते होंगे, -1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन शायद 9th क्लास के अंदर था ना, तो आप वहां पे क्या करते थे, पहले -1 रखते थे, +1 रखते थे, फिर उसका रूट रखते थे, फिर डिवाइड करते थे। हिट एंड ट्रायल है। साइंटिस्टों ने भी पहले ध्यान मतलब क्या किए, पहले रख के देखे फॉर्मूले। अब देखो इसको काउंट करो, 3 3 कितना 6 और 2 8, तो कितना आ गया C3H8। अब ध्यान समझना, हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग बाय +2 एंड कार्बन इज बस एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने देखे कि भाई अगर मैं इसका डबल करके +2 कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं एन जितने भी कार्बन की संख्या है इनको डबल करके जब +2 कर दूं तो ये तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आ गया मेरे भाई। समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं कार्बन की संख्या को डबल करके मतलब इंटू 2 करके +2 कर दूं, मतलब 2 इंटू +2 दी नंबर ऑफ कार्बन, तो n इंटू 2 +2 तो C2n+2, ये इसीलिए आया एल्केन का जनरल फॉर्मूला। आप इस पे भी रख के देख लो, 3 इंटू 2 6 +2 8, 2 2 4 +2 6, तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब सपोज करो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड डाल दे रहा हूं, तो दोनों का बॉन्ड बनना मतलब क्या, एक हाइड्रोजन यहां से हटना, एक हाइड्रोजन यहां से हटना। वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे बॉन्ड बना है तो एक इसका बॉन्ड भी इंगेज हो रहा है और एक इसका बॉन्ड भी इंगेज हो रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन फ्री हो रहे हैं। दैट्स व्हाई जब हम एल्कीन्स में जाके देखते हैं तो ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे जो +2 लग रहा था, ये फॉर्मूला था CnH2n, जो +2 था उसमें मैं -2 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के कारण 2 हाइड्रोजन कम हो गए, जिसके कारण ये इसके बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसके बराबर आ गया, CnH2n के बराबर आ गया। सेम एल्काइंस में क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड लग गया, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम हो गया, 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। इसमें मैंने और -2 कर दिया तो क्या हो गया, CnH2n -2 हो गया ना। देख लो इसको, समझ आया कि नहीं आया? तो ये थे हाइड्रोकार्बन की स्टडी। क्या क्या पढ़े इसमें अभी तक हमने, एल्केन एल्कीन और एल्काइंस को देखे, जिसके अंदर हमने डबल बॉन्ड और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। डबल बॉन्ड देखे, इनके ये फॉर्मूले ही क्यों, और एलोट्रॉप्स की स्टडी की। थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए अभी।